हेलो माय डियर कॉमरेड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो झटपट शुरू करते हैं our lesson in an innovative and interesting way and retain it forever. The last lesson by Alphonse Daudet। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ हमारे ऑथर के बारे में। The author of the chapter, The Last Lesson, is Alphonse Daudet, 1840 to 1897. He was a French novelist and short story writer. तो हमारे चैप्टर द लास्ट लेसन के ऑथर हैं अल्फोंस डॉटे। He was born in 1840 and died in 1897. अल्फोंस डॉटे फ्रेंच में नॉवेल्स और छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे। सो हियर वी आर विद द चैप्टर स्केच। द लास्ट लेसन is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. हमारा जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो बेस्ड है फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम पे, जो हुआ था 1870 टू 1871 के दौरान। उस समय क्या आप जानते हैं उस समय क्या हुआ था? प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। और तब प्रशिया को कौन लीड कर रहा था? उस समय प्रशिया के लीडर थे बिस्मार्क। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो आज प्रशिया नाम की तो कोई कंट्री है ही नहीं, लेकिन उस समय प्रशिया में आज की 3 कंट्रीज जो कि है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, पूरी ऑस्ट्रिया नहीं, कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आते थे। अब जब ये 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था, अब 2 कंट्रीज कौन सी है? फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ था। तब प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन को प्रशियंस ने इन्वेड कर लिया था, यानी कि उन डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अब इन सब का फ्रांस के पीपल के ऊपर, वहाँ के लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, और स्पेशली वहाँ की स्कूल लाइफ पे, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, वो आगे हम चैप्टर पढ़कर जानेंगे। There are 2 main lead characters in this story. So our first lead actor is Franz, who is a little boy. तो हमारे स्टोरी के फर्स्ट लीड एक्टर है फ्रांस, जो कि एक लिटिल बॉय है और साथ ही साथ इस स्टोरी का नरेटर भी है। फ्रांस को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो स्कूल चला भी जाता है ना, तो वो कभी भी अपने लेसन्स ध्यान से नहीं पढ़ता है, बिल्कुल भी क्लास में अटेंटिव नहीं रहता है, और ना ही अपना कभी होमवर्क करता है, स्कूल में कभी भी प्रिपेयर्ड होके नहीं आता है। लेकिन फ्रांस एक बड़ा ही सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्टेड बॉय है। अब हमारी स्टोरी के जो सेकंड लीड एक्टर यानी कि कैरेक्टर है, वो है एम हैमिल। एम हैमिल एक स्कूल टीचर है, और सबसे मजे की बात यह है कि एम हैमिल फ्रांस के टीचर है, जो कि हमारे फर्स्ट लीड एक्टर है और हमारे ही स्टोरी के नरेटर है। एम हैमिल बहुत ही सिंसियर टीचर है, और साथ ही साथ एम हैमिल बहुत स्ट्रिक्ट भी है। लेकिन एम हैमिल बड़े इमोशनल है, वो पैशनेटली पेट्रियोटिक है, मतलब वो एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। आप सोच तो जरूर रहे होंगे ना, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका ही नाम द लास्ट लेसन क्यों है? डोंट यू वांट टू नो व्हाई आवर फर्स्ट चैप्टर्स नेम इटसेल्फ इज द लास्ट लेसन? हम इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे
ये इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा? सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ चैप्टर वर्ड टू वर्ड along with the meanings of the difficult words. तो देर किस बात की है? शुरू करते हैं और ध्यान से सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को. Let's stay focused and proceed further. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I यहाँ पर इंडिकेट करता है फ्रांस को, जो कि हमारे स्टोरी के फर्स्ट लीड एक्टर हैं और इस स्टोरी के नरेटर हैं. फ्रांस बताता है कि सुबह वह स्कूल के लिए देर से निकला एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड. ड्रेड ऑफ मतलब फियर ऑफ. फ्रांस बहुत डरा हुआ था. क्यों? क्योंकि उसको एम हैमिल के डांट खाने के डर से बहुत डर लग रहा था. स्कोल्डिंग मतलब डांट खाने के डर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि एम हैमिल ने एक दिन पहले कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे. अब पहले तो फ्रांस स्कूल के लिए देर से निकला, तो ऑब्वियस है कि वो स्कूल देर से पहुंचेगा. और दूसरा, फ्रांस ने पार्टिसिपल्स पे कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, बल्कि उसको तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड तक नहीं आता था. इसलिए फ्रांस डांट खाने के डर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. अब फ्रांस बताता है कि एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए तो उसे लगा कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ और यहीं कहीं बाहर आउट ऑफ डोर्स. आउट ऑफ डोर्स मतलब आउटसाइड इन दी ओपन एयर, खुले आसमान के नीचे अपना डे स्पेंड कर लेता हूँ. अब फ्रांस बताता है कि उस दिन क्लाइमेट बड़ा ही वार्म और ब्राइट था, मतलब उस दिन मौसम बड़ा ही सुहावना था. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब फ्रांस बताता है कि एक तो मौसम बड़ा ही सुहाना था और दूर कहीं जंगल के कोने से बर्ड्स की चहचहाने की आवाजें आ रही थी, जैसे बर्ड्स चू 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 करती है ना, वैसी आवाजें. और सॉमिल, सॉमिल मतलब अ फैक्ट्री वेयर द ट्रीज आर कट अप इनटू पीसेस विथ मशीन्स. वो जो ट्रीज के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं ना, उसको जो कट करते हैं मशीन से, वो फैक्ट्री को कहते हैं सॉमिल. और सॉमिल के पीछे एक बहुत बड़ी ओपन फील्ड मतलब खुला मैदान था, जहाँ पर रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिसिंग. अब सोल्जर्स की प्रैक्टिसिंग में आती है उनकी मार्च पास्ट एक्सरसाइजेज और बहुत कुछ जो सोल्जर्स करते हैं. अब ये सब कुछ जैसे कि सुहाना मौसम, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज चू 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 और रशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना फ्रांस को बड़ा ही टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव और अपीलिंग लग रहा था पार्टिसिपल्स के रूल्स के कंपैरिजन में. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. स्ट्रेंथ मतलब पावर, रेजिस्ट मतलब टू विथस्टैंड, अपने आप को रोकना. पर फ्रांस में इतनी पावर थी कि वो अपने आप को इन सारे अट्रैक्शन से रोक पाया और वो फटाफट अपने स्कूल के लिए चल दिया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब फ्रांस बताता है कि जब वो टाउन हॉल के आगे से, टाउन हॉल मतलब कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के आगे से पास हो रहा था, तब उसने देखा कि
बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड, जो कि टाउन हॉल के आगे लगा हुआ था। वहां पर लोगों की बहुत भीड़ भाड़ जमा हो रही थी। और फ्रांस बताता है कि पिछले 2 सालों में जितनी भी बैड न्यूज मतलब कि बुरी खबरें आई थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि प्रशियंस ने जैसे फ्रांस को डिफीट कर दिया था। द ड्राफ्ट मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर्स थे वो सभी इसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। अब फ्रांस बिना रुके ही अपने मन में सोचने लग गया कि अब ऐसी क्या मैटर हो गया है, मतलब ऐसा क्या बात हो गई है कि लोगों की यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो रखी है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walker, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Buck. You'll get to your school in plenty of time." अब फिर फ्रांस बताता है कि जब फ्रांस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल जाने लग गया, तभी एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम था वॉक्टर, ब्लैकस्मिथ मतलब अ पर्सन हु मेक्स और रिपेयर्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन, जो होते ना लोहार, जो आयरन की चीजें बनाते भी हैं और रिपेयर भी करते हैं। तो ब्लैकस्मिथ अपने अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर, जब हम किसी के अंडर में रहकर काम सीखते हैं उसको कहते हैं ट्रेनी। ब्लैकस्मिथ और ट्रेनी दोनों वहां पर बुलेटिन पढ़ रहे थे, मतलब कि न्यूज पढ़ रहे थे। तभी ब्लैकस्मिथ ने फ्रांस को पुकारा और कहा, डोंट गो सो फास्ट बग। बग मतलब यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, मीन्स फेलो और बडी। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ब्लैकस्मिथ फ्रांस को कहता है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ बब, तुम स्कूल टाइम से पहले ही पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फ्रांस सोचता है कि ब्लैकस्मिथ उसका मजाक बना रहा है, इसलिए फ्रांस एम हैमिल के गार्डन, जो कि स्कूल के आगे ही बना हुआ था, पहुंच जाता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब पैंटिंग और टू ब्रीथ हेविली। हाफते हुए फ्रांस एम हैमिल के गार्डन पहुंच जाता है। एक तरह से फ्रांस ऑलमोस्ट स्कूल ही पहुंच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. अब फ्रांस बताता है कि जब भी स्कूल शुरू होती थी, there was a great bustle मतलब a sudden short period of noise, confusion और excited movement, मतलब बहुत शोरगुल होती थी जो कि बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देती थी, जैसे कि डेस्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाजें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मतलब ऑल एट वंस, ऑल टुगेदर, जैसे छोटे बच्चे अपने लेसन्स रिसाइट करते हैं एक साथ इन कोरस में, और वो इतनी तेजी से रिसाइट करते हैं छोटे बच्चे कि वो अपने हाथ अपने ईयर्स के ऊपर रख लेते हैं ताकि वह अच्छे से अंडरस्टैंड करे, समझ सके कि वो क्या बोल रहे हैं। और टीचर्स की ग्रेट रूलर की रैपिंग करने की आवाज, रैपिंग मतलब हिटिंग और स्ट्राइकिंग ऑन द टेबल, टीचर्स अपने रूलर जो टेबल के ऊपर मारते थे उसकी आवाज, ये सारी आवाजें बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Counted on मतलब relied और depended on, किसी के ऊपर भरोसा करना। कमोशन मतलब ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट, बहुत शोरगुल। अब फ्रांस बताता है कि और दिन तो वो
इसी शोरगुल के ऊपर डिपेंड करता था और चुपचाप औरों से नजरें चुराकर अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता था। पर उस दिन सब कुछ अलग था और इतनी शांति थी जैसे कि मानो संडे मॉर्निंग हो। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब फ्रांस विंडो से देखता है कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह में बैठे हुए हैं और एम हैमल अपनी टेरेबल मतलब डरावनी आयरन रूलर को अपने आर्मपिट के नीचे दबाकर क्लास में आगे पीछे चल रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब फ्रांस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसको दरवाजा खोल के सबके सामने ही क्लासरूम के अंदर जाना पड़ा। अब फ्रांस बोलता है कि आप सोच सकते हो हाउ आई ब्लश्ड मतलब टू बिकम रेड इन फेस ड्यू टू एम्बैरेसमेंट और शेम। फ्रांस बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था और शर्म के मारे उसका पूरा फेस रेड हो गया था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने फ्रांस को देखा और बड़े प्यार से बोला, तुम अपनी जगह में जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही अपना लेसन शुरू करने वाले थे। Go to your seat quickly, François. We were beginning without you. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. फ्रांस बेंच के ऊपर जंप करके अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। तब फ्रांस बोलता है कि जब फ्रांस अपने डर पे थोड़ा काबू पा लेता है तब फ्रांस देखता है कि उसके टीचर एम हैमिल ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जिस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी वो पहन रखे थे। अब एम हैमिल अपने ये फाइन क्लोथ्स सिर्फ इंस्पेक्शन मतलब जब स्कूल में कोई विजिट या चेकिंग करने के लिए आते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज में ही पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Strange मतलब unusual और unexpected, अजीब सा। solemn मतलब very serious। फ्रांस बताता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा स्कूल अजीब सा और बड़ा सीरियस लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. फ्रांस बताता है कि उस दिन उसने बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें देखी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज उसने देखी कि उसके क्लासरूम की बैक बेंचेस जो कि हमेशा एम्प्टी रहती थी, आज उसमें विलेज के बड़े बुजुर्ग लोग चुपचाप बैठे हुए थे, छोटे बच्चों की तरह, जिसमें थे ओल्ड हाउसर जिन्होंने अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी और फॉर्मर मेयर मतलब एक्स मेयर, एक्स पोस्टमास्टर और विलेज के बड़े बुजुर्ग लोग आज क्लासरूम में बैठे हुए थे। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer
thumped at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. फ्रांस बताता है कि सब लोग बड़े सैड लग रहे थे और हाउजर अपने साथ अपनी ओल्ड प्राइमर मतलब एन एलिमेंट्री बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, बिगनर्स बुक, थम्प्ड एट द एजेस मतलब worn out और soiled edges due to frequent handling। जब आप अपनी कोई बुक्स यूज़ करते हैं और बहुत टाइम तक बुक यूज़ करते हैं, पुरानी हो जाती है, तब उसके कोने या तो मुड़ जाते हैं या फिर फट जाते हैं। तो ओल्ड हाउसर अपनी पुरानी प्राइमर बिगनर्स बुक लेके आए थे जो कि कोनों से फटी हुई थी। उन्होंने अपनी प्राइमर को अपनी नीज के ऊपर खोल के रखी और प्राइमर के पेजेस के ऊपर उनका चश्मा रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." फ्रांस बोलता है कि जब फ्रांस इन सब के बारे में सोच ही रहा था तब एम हैमल माउंटेड मतलब सैट, बैठना, अपनी चेयर पे बैठ गए और उसे ग्रेव मतलब सीरियस एंड जेंटल टोन मतलब काम एंड काइंड वे जो एम हैमल ने फ्रांस के लिए यूज़ करी थी जब फ्रांस क्लास में देर से पहुंचा था, उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन में एम हैमल कहते हैं, "My children, this is the last lesson I shall give you." My children, this is the last lesson I shall give you. मतलब एम हैमल कहते हैं कि ये आपका फ्रेंच में लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. The order has come from Berlin that we are no longer to be French. After today, only German is to be taught in our schools. The German master is on his way here. This is the last lesson in our own language. I want you all to be very attentive. M. Hamel बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है और अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपका नया मास्टर कल आएगा। अब ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है और एम हैमल चाहते हैं कि सारे बच्चे अपने ये फ्रेंच के लास्ट लेसन को बहुत अटेंटिव मतलब बहुत ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. फ्रांस बताता है कि उसे एम हैमल के ये सारे वर्ड्स एक थंडर क्लैप मतलब सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग लग रहे थे। Oh, the wretches! Wretches मतलब an unfortunate or unhappy person. Here referred to the Prussians. मतलब जो लोग बड़े ही अनलकी और अनहैप्पी होते हैं। यहाँ पर फ्रांस प्रशियंस को रेचेस बोल के रिफर करते हैं और फ्रांस बोलता है कि अच्छा यही वो न्यूज़ थी जो इन रेचेस ने मतलब कि प्रशियंस ने टाउन हॉल के आगे बुलेटिन बोर्ड में लगाई हुई थी। My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then फ्रांस बोलता है कि उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, मगर क्यों, अभी तो उसे फ्रेंच ठीक से लिखनी भी नहीं आती है और फ्रांस अब कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ सकता है, उसको यहीं रुकना पड़ेगा। ओह, हाउ सॉरी I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar
and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. फ्रांस बहुत रिग्रेट और सॉरी फील करता है कि उसने अपने लेसन्स कभी भी ध्यान से नहीं पढ़े और अब उसे फ्रेंच ना तो लिखनी आती है और ना ही पढ़नी आती है. For seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. Seeking मतलब trying to find और searching. Saar मतलब a river in northeastern France and western Germany. फ्रांस अपने लेसन्स को छोड़ के इधर उधर बर्ड्स के अंडे ढूंढने चला जाता था और सार नदी के किनारे स्लाइडिंग मतलब खेलने चला जाता था. फ्रांस बताता है कि कुछ समय पहले उसे अपनी बुक्स न्यूसेंस मतलब ट्रबलसम और कैरी करने में बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी. अब अचानक से उसे अपनी सारी बुक्स, उसके ग्रामर की बुक्स और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स की बुक्स और बाकी सारी बुक्स उसे अपनी ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लग गई जिसे फ्रांस छोड़ना नहीं चाहता था. एंड एम हैमिल टू. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और अब फ्रांस एम हैमिल के बारे में सोचता है और ये थॉट कि एम हैमिल चले जाएंगे और फ्रांस उन्हें कभी भी नहीं देख पाएगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky मतलब बैड टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना. अब फ्रांस जब ये सोचता है कि एम हैमिल चले जाएंगे और फ्रांस उन्हें कभी भी नहीं देख पाएगा, तो फ्रांस एम हैमिल की रूलर जो कि फ्रांस को बड़ी डरावनी लगती थी और उनके क्रैंकी बिहेवियर के बारे में फ्रांस सब कुछ भूल जाता है और एम हैमिल के लिए फ्रांस बड़ा ही सैड फील करता है. पुअर मैन. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. Poor man एक expression है जो फ्रांस अपने टीचर एम हैमिल के लिए यूज़ करता है और फ्रांस ये expression इसलिए यूज़ करता है क्योंकि एम हैमिल का ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है और इसी लेसन के ऑनर में एम हैमिल अपने फाइन संडे क्लोथ्स मतलब अपने सबसे बेस्ट कपड़े पहन के आए थे. और अब फ्रांस के समझ में आया कि विलेज के बड़े बुजुर्ग उसके क्लासरूम के बैक बेंचेस में क्यों बैठे हुए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. फ्रांस बताता है कि गांव के बड़े बुजुर्ग लोग क्लासरूम में इकट्ठा हुए थे क्योंकि ये उनका तरीका था हमारे मास्टर एम हैमिल को उनके 40 years of faithful service के लिए थैंक यू कहने का. एम हैमिल ने अपने 40 साल टीचिंग प्रोफेशन को दिए थे और उन्होंने अपने टीचर का रोल बहुत ही ईमानदारी से निभाया था और साथ ही गांव के लोग अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखाने आए थे जो कि अब उनकी नहीं रही थी क्योंकि प्रशियंस ने उनके डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वेट कर लिया था, मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया था. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी फ्रांस को सुनाई देता है कि एम हैमिल ने उसका नाम अनाउंस किया
क्योंकि अब फ्रांस की टर्न थी पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करने की। रिसाइट मतलब टू से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, जब हम कुछ याद करते हैं और सबको सुनाते हैं। What would I not have given to be? अब फ्रांस सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं पार्टिसिपल्स के ड्रेडफुल मतलब डरावने रूल्स को बिना किसी मिस्टेक्स के लाउडली और क्लियरली सुना पाता। लेकिन फ्रांस कहता है कि फ्रांस फर्स्ट वर्ड्स में ही मिक्स्ड अप मतलब कंफ्यूज हो जाता है और फ्रांस अपना लेसन ठीक से नहीं सुना पाता है और फ्रांस चुपचाप अपने डेस्क को पकड़कर और अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है और फ्रांस का दिल बहुत जोर से धड़कने लग जाता है। अब फ्रांस में इतना साहस नहीं होता है कि फ्रांस अपना सिर ऊपर करे और एम हैमिल से अपनी नजरें मिलाए। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. फ्रांस बोलता है कि उसने एम हैमिल को फ्रांस से कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। देखो, हम रोज अपने आप से कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वाह मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिसएग्रीमेंट। छोड़ो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल अपने लेसन्स पढ़ लेंगे। अब देखो इन सब का क्या रिजल्ट है। अब हमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं है और अब तुम देखो हम सब कहाँ आ गए हैं। इन सब का क्या रिजल्ट है, हमें अपनी मदर टंग ठीक से आती भी नहीं है। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? और ये प्रॉब्लम पूरी एल्सेस की है क्योंकि वो हमेशा अपने लर्निंग को पोस्टपोन करती है, मतलब कल के ऊपर टालती है। नाउ दोज फेलोज यहाँ पर पर्शियंस के लिए कहा गया है। अब ये पर्शियंस को इतना राइट होगा कि वो अपन लोग को बोलेंगे कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन बोलते हो, कैसे फ्रेंच बोलते हो, क्योंकि तुम्हें ना तो अपनी मदर टंग फ्रेंच ठीक से बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। मगर तुम इतने भी बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस, इन सब में तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। टू रिप्रोच मतलब टू ब्लेम। इन सब में, इस सिचुएशन में हमारी भी बहुत बड़ी गलती है और हम सब ब्लेम के बहुत बड़े हकदार हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एम हैमिल फ्रांस से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी एंग्शियस मतलब वरीड या ईगर नहीं थे, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स तो सोचते थे कि तुम फार्म में या मिल में जाके काम कर लो और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाए। और इसका ब्लेम मेरे ऊपर भी जाता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में वाटर करने के लिए भेज देता था,
जबकि उस टाइम में तुम्हें बैठकर अपने लेसन्स याद करने चाहिए थे, और जब भी मुझे फिशिंग करने जाना होता था उस दिन मैं तुम्हें हॉलिडे दे देता था। अब तुम्हें फ्रेंच ना तो ठीक से बोलनी आती है और ना ही लिखने आती है, इसलिए ये सारा ब्लेम तुम्हारे अकेले के ऊपर नहीं जाता, कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स और मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. फिर M. Hamel एक के बाद दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें अपनी मदर टंग फ्रेंच को गार्ड मतलब प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखनी चाहिए और कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड as long as they hold to their language, enslaved मतलब to make someone a slave मतलब गुलाम बना लेना, hold fast to मतलब attached to और adhered to, क्योंकि जब भी कोई कंट्री किसी को गुलाम बना लेती है और वहाँ के लोग अगर अपनी ही लैंग्वेज बोलते रहते हैं, अपनी ही लैंग्वेज से अटैच रहते हैं, तो एक तरह से उनके पास उस प्रिजन की चाबी है, मतलब अपने आप को उनकी गुलामी से आज़ाद कराने की चाबी है। लेकिन अगर वहाँ के लोग उन्हीं की लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे तो वो लोग अपने आप को कभी भी उनके इंस्लेवमेंट से, उनके कब्जे से अपने आप को कभी भी नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए एम हैमेल कहते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, उसे प्रिजर्व करनी के रखनी चाहिए और कभी भी अपनी लैंग्वेज नहीं भूलनी चाहिए। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. फिर एम हैमेल ग्रामर की बुक खोलते हैं और सबके लिए लेसन रीड करते हैं। फ्रांस अमेज्ड, सरप्राइज्ड हो जाता है कि आज उसे कितनी अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। उसे लगता है कि आज एम हैमेल ने जो भी बोला उसे सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी लगा। अब फ्रांस सोचता है कि शायद उसने आज से पहले इतने ध्यान से कभी भी अपने लेसन्स को नहीं सुना, और उसे ऐसे भी लगता है कि आज से पहले एम हैमेल ने इतने अच्छे से और इतने पेशेंटली अपने लेसन्स को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि एम हैमेल के पास जितनी नॉलेज थी, एम हैमेल जाने से पहले सारी नॉलेज उनको देना चाह रहे थे और वो इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि सारे बच्चों को एक ही झटके में एट वन स्ट्रोक मतलब एट वंस, इन वन गो, एक ही झटके में सब कुछ समझ में आ जाए और उनके दिमाग में सेट हो जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. ग्रामर के बाद
हमारा राइटिंग में लेसन हुआ और उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे और उन कॉपीज में बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब कर्सिव स्क्रिप्ट और कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्ज़ास, फ्रांस एल्ज़ास। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desks. फ्रांस को एम हैमिल की दी हुई कॉपीज छोटे फ्लैग्स की तरह लग रहे थे जो पूरे स्कूल रूम में लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे छोटे फ्लैग्स डेस्क के ऊपर एक रॉड से लगे हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. You ought to मतलब should have। आपको देखना चाहिए कि वहाँ पर कैसे सारे बच्चे अपना वर्क करने लग गए और उन लोग कितने शांत थे और उन लोग अपना वर्क इतनी कंसंट्रेशन के साथ कर रहे थे कि जो ओनली साउंड सिर्फ वहाँ पर एक ही साउंड था वो था स्क्रैचिंग मतलब राइटिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर मतलब जो पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं सिर्फ वही साउंड आ रही थी क्योंकि वहाँ पर क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. सारे बच्चे इतनी कंसंट्रेशन से अपना वर्क कर रहे थे कि कुछ बीटल्स मतलब इंसेक्ट्स क्लासरूम में उड़कर आ जाते हैं लेकिन कोई भी उन बीटल्स पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। इवन द लिटिलेस्ट वंस यहाँ पर छोटे बच्चों को रिफर किया गया है who worked right on tracing their fish hooks. Fish hooks refers to the curved strokes in letters of the alphabets. मतलब जो क्लास में छोटे बच्चे थे वो अपना अल्फाबेट्स का कर्व्ड स्ट्रोक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो भी इतनी डेडिकेशन से लिख रहे थे मानो कि वो फ्रेंच ही हो। On the roof, the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ऊपर रूफ में मतलब छत पे पिजन्स बहुत धीरे वॉइस में कू कर रहे थे तो फ्रांस अपने मन में सोचता है जैसे कि प्रशियंस ने फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन को ओवर पावर कर लिया है मतलब कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया है और प्रशियंस ने ये ऑर्डर दिया था कि फ्रांस की ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कल से सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो फ्रांस अपने मन में सोचता है कि क्या ये प्रशियंस इन पिजन्स को भी जर्मन में कू करने के लिए फोर्स करेंगे क्या? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. फ्रांस बताता है कि जब भी फ्रांस अपना राइटिंग का लेसन लिखते हुए ऊपर देखता तो फ्रांस देखता है कि एम हैमिल अपनी चेयर पर चुपचाप बैठे हुए हैं और थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहे हैं एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और गेजिंग मतलब स्टेयरिंग घूरना वो एक चीज़ को देखते और फिर दूसरी चीज़ को देखते ऐसा लगता था मानो कि एम हैमिल फिक्स इन हिज माइंड मतलब स्टोर और कीप इन वंस मेमोरी फॉर एवर हमेशा याद रखना। एम हैमिल वो क्लासरूम में सारी चीज़ें जो भी उन्हें दिखाई थी दे रही थी वो चीज़ें एम हैमिल अपनी माइंड में हमेशा के लिए स्टोर करना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. Fancy मतलब just imagine
जस्ट थिंक, कितने सोचने वाली बात है कि पिछले 40 सालों से एम हैमिल एक ही जगह में रहते थे और कुछ भी नहीं बदला था। उनकी पूरी क्लासरूम उनके सामने थी और विंडो के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. सिर्फ वो desks and benches had been worn smooth. Worn smooth मतलब the rough edges softened over time, making it more comfortable to use. यानी कि वो डेस्क एंड बेंचेस बहुत पुरानी हो गई थी और उनके रफ एजेस सॉफ्ट हो गए थे और यूज़ करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। और वॉलनट के ट्रीज जो गार्डन में लगे हुए थे वो थोड़े से टॉल हो गए थे। और एम हैमिल ने जो हॉप वाइन प्लांट करी थी, मतलब जिसकी बेल एम हैमिल ने खुद से प्लांट करी थी, वो ट्वाइंड मतलब कॉइल्ड और ट्विस्टेड, मतलब गोल गोल घूम के विंडो से लगकर रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। जब एम हैमिल को पता चला कि जिस जगह पर उन्होंने अपने 40 साल बिताए हैं उस जगह को उनको छोड़कर जाना पड़ेगा, तो उनका तो दिल टूट गया होगा। और जिस क्लासरूम में एम हैमिल पढ़ाते थे उसी के ऊपर से उनकी सिस्टर, जो कि अपने ट्रंक्स मतलब आयरन बॉक्सेस पैक कर रही थी, उनकी इधर उधर घूमने की आवाजें आ रही थी। वो सब सुनकर भी एम हैमिल बहुत ही उदास थे और उनका दिल टूट गया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि एम हैमिल को दूसरे ही दिन अपनी कंट्री जिसमें उन्होंने 40 साल बिताए थे छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, boo. फ्रांस बताता है कि एम हैमिल इन सारी चीजों को देखकर और क्लासरूम के ऊपर से जो उनके सिस्टर की पैकिंग करने की आवाजें आ रही थी, इन सब को सुनकर एम हैमिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि इन्होंने एक एक बच्चे से उनका सारा लेसन लास्ट तक सुना। और फिर राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड, बेबीज यहाँ स्टूडेंट्स को कहा गया है और चैंटेड मतलब रिसाइट। और फिर वो छोटे बच्चों का रीडिंग का लेसन स्टार्ट हुआ और उन्होंने रिसाइट किया अपना बा, बी, बी, बो, बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. Old Hauser जो क्लासरूम के बैक बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना स्पेक्टिकल्स पहन लिया और जो प्राइमर मतलब कि बेसिक बुक ओल्ड हाउसर लेके आए थे, उस बुक को ओल्ड हाउसर ने अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उन स्टूडेंट्स के साथ लेसन रिसाइट करने लग गए। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. फ्रांस बताता है कि जब ओल्ड हाउसर उन स्टूडेंट्स के साथ लेसन रिसाइट कर रहे थे, तब ओल्ड हाउसर रो रहे थे और साथ ही उनकी वॉइस बहुत ट्रेम्बल मतलब शिवर कर रही थी, क्योंकि ओल्ड हाउसर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे और ओल्ड हाउसर ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी आवाज बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। और उनको सुनकर
हमें हंसना आ रहा था और साथ ही हमें रोना भी आ रहा था, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। फ्रांस आगे बताता है कि वो लास्ट लेसन मुझे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. एकदम से चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं। Then the Angelus. Angelus मतलब a special prayer recited by Catholics 3 times a day and is accompanied by the ringing of the Angelus bell। मतलब जब चर्च की क्लॉक में 12 बजते हैं उसी समय एंजेलस की बेल रिंग होती है और साथ साथ एंजेलस प्रेयर भी स्टार्ट हो जाता है। और उसी समय विंडोज से क्लासरूम तक प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स की आवाजें आ रही थी। ये प्रशियन सोल्जर्स अपनी ड्रिलिंग से मतलब प्रैक्टिसिंग से, जिसमें उनकी मार्च पास्ट और एक्सरसाइज आती है, उससे रिटर्न कर रहे थे। तभी एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल। पेल मतलब डल एंड कलरलेस। एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। लुक सो टॉल मतलब सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा टॉल लग रहे थे। मतलब फ्रांस को एम हैमिल बहुत ज्यादा ग्रेट लग रहे थे। फ्रांस के मन में एम हैमिल के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही एम हैमिल बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 40 सालों से अपनी मदर टंग फ्रेंच पढ़ाई थी। माई फ्रेंड्स सेड ही I but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. M. Hamel बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा कर कहते हैं, My friends, I but something choked. Choked मतलब unable to speak or almost crying because of sadness और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। मतलब एम हैमिल का गला भर जाता है और एम हैमिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। फिर एम हैमिल ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर एम हैमिल एक चौक का टुकड़ा लेते हैं एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट। बेरिंग ऑन मतलब प्रेसिंग, माइट मतलब स्ट्रेंथ। और एम हैमिल अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा ब्लैकबोर्ड में लिखते हैं वीव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। लॉन्ग लिव फ्रांस लिखने के बाद एम हैमिल रुक जाते हैं और दीवार पर अपना सर टिका लेते हैं और बिना कुछ कहे ही मेड अ जेस्चर। जेस्चर मतलब इंडिकेशन और सिग्नल। बिना कुछ कहे ही एम हैमिल अपने हाथों से इशारा करते हैं और कहते हैं कि स्कूल ओवर हो गया, आप जा सकते हैं। तो स्कूल ओवर होने के साथ साथ हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी ओवर हो गया। What an emotional ending. Tears are running down our eyes, isn't it? So what's next? Let's meet with the summary of our chapter, the last lesson, in the next video. Don't forget to hit that like button and make sure to subscribe to our channel, as it will keep you in loop. Lastly, share this video with your classmates and friends who might benefit from it. Learning is always more fun when you do it together. Thank you for being part of our channel, The Learning Brains. See you in the next video. Till then, bye bye. Have a good day.